Dear students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to discuss about a very important topic of your subject, and the topic is coal and petroleum. It is chapter number 5 in your book. So let us discuss what we are going to study in this chapter. तो हमारा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। हमें सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं। फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है और नेचुरल का मतलब क्या होता है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, रिसोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। वी यूज़ अ नंबर ऑफ मटेरियल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो हम अपने जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, मिनरल यानी कि खनिज, कैसे मिलते हैं हमें, नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्राकृतिक स्रोत। अदर्स, अब कुछ और भी ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं लेकिन वो हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, जैसे कि कार। अब कार का कोई पेड़ तो होता नहीं है, ना तो उसको बोया जाता है, कार बनाई जाती है, तो वो प्राकृतिक है नहीं, मानव निर्मित है। तो कार, फर्नीचर, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है, हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट। ये जो फल, अनाज, ये सब होता है, ये सब मानव की मेहनत से उगता है, इसमें कहीं ना कहीं इंसान का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हवा, पानी, ये इंसान का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, इंसान की मेहनत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चाहे जितनी मेहनत कर डाले, हवा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ये सारे पदार्थ जैसे कि कार, फर्नीचर, दाने, फल, सब्जियां, इनमें सब में इंसानी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, मैन मेड रिसोर्सेज, यानी मानव निर्मित संसाधन। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वी कैन यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या आप सोचते हैं ऐसा कि जो हमें प्राकृतिक स्रोत प्राप्त हो रहे हैं वो हमेशा के लिए रहेंगे, पानी जो है वो हमेशा के लिए रहेगा, मिट्टी जैसे आज है वैसे हमेशा के लिए रहेगी, और देयर विल बी टाइम व्हेन दे विल बी एग्जॉस्टेड, या कुछ ऐसा समय आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा। क्या सोचते हैं आप। तो अब हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता करेंगे हम, कि कौन से कुछ ऐसे रिसोर्स हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जो समय के साथ कम हो रहे हैं, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रहने वाले हैं। तो टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचर, द नेचुरल रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। अब उनकी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी यानी उनकी उपस्थिति के आधार पे जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज, विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को कि बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। उनमें से पहला क्या है, इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो ख़त्म नहीं हो सकता, और एग्जॉस्टेबल जिसे ख़त्म किया जा सकता है या जो ख़त्म हो जाता है। अब इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो ख़त्म नहीं होते। These resources are present in unlimited quantity on earth and are not likely to be exhausted by human activities। ये जो हमारे संसाधन हैं ये हमारी पृथ्वी पर अनलिमिटेड, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड क्वांटिटी पे अवेलेबल है और ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जैसे क्या, सूर्य की रोशनी और हवा। अब सूर्य की रोशनी अगर कोई सोचे कि हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा धूप लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा है नहीं। तो ये सारे क्या हो गए, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी पृथ्वी पर लिमिटेड क्वांटिटी में यानी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो जो चीज़ें सीमित मात्रा में उपलब्ध होती हैं वो कभी ना कभी तो ख़त्म होंगी।
वही लिखा है दीज रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, ये ऐसे संसाधन हैं जो ख़त्म हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय में। अब वो समय दिन का भी हो सकता है, महीने का, साल का। मान लीजिए 200-400 साल बाद ख़त्म हो जाए, तब क्या होगा? एज दे आर प्रेजेंट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑन अर्थ, यानी कि क्यों? क्योंकि वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है हमारी धरती पे। ठीक है बच्चों, आइए आगे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यानी एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हैं? मिनरल्स, यानी कि जो खनिज हैं। फॉरेस्ट, पेड़, अगर हम पेड़ काटते रहे इसी स्पीड में, एक पेड़ को बड़ा होने में 20 साल लगता है, लेकिन उसको काटने में 20 मिनट लगता है। जानवर, आप कभी कभी न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि ये जानवर अब नहीं दिखता, पहले डायनासोर पाया जाता था, अब डायनासोर नहीं मिलता है, तो वो एग्जॉस्टेबल है। कोल, कोयला, पेट्रोलियम, जो पेट्रोल डीजल गाड़ियों में पड़ता है, वो सब ख़त्म हो सकता है। नेचुरल गैस, देयर ओवर यूज शुड बी अवॉइडेड। अब क्या है, इनका अत्यधिक इस्तेमाल, यानी जितना इस्तेमाल है उससे ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इन दिस चैप्टर लेट अस लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम इस अपने चैप्टर में क्या करेंगे, कुछ जो ख़त्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि क्या पढ़ेंगे, कोल के यानी कोयले के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या हैं, सबसे ज़्यादा साधारण रूप से इस्तेमाल होने वाले जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सोर्स हैं, साधन हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इन्हें फॉसिल फ्यूल के रूप में भी जाना जाता है। दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये मिलते कैसे हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे जानवर, पेड़ पौधे, ये सब जब मर जाते हैं तो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे साल में, ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में ये सब कोल में बदल जाते हैं। कौन? कोल। आप सब ने कोयला तो देखा ही होगा। यू मस्ट हैव सीन कोल, इट इज़ जनरली ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक। ये क्या होता है, सामान्यतः भूरा काला होता है या भूरा काला होता है, और एक पत्थर की तरह कठोर होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट यूज्ड फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, सबसे पहले इस्तेमाल होने वाले फॉसिल फ्यूल्स में से एक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्री कार्बन। अब ये कोल है क्या, आखिर कोल नाम से कोई तत्व तो नहीं है। कोल एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है, किस चीज़ का? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्री कार्बन का। इन सब को मिला के क्या बनता है, कोल, यानी कि कोयला। कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज़। अब कोल बनता कैसे है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पेड़ है, तो ये जब पेड़ टूट के गिर जाएगा, ये ज़मीन पे से गिर जाएगा, उसके बाद अगर इसको हटाया नहीं गया और इसके ऊपर मिट्टी पड़ गई, ये ज़मीन के अंदर दब गया, तो एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में, काफ़ी लंबे समय में ये पेड़ क्या हो जाएगा, कोयले में परिवर्तित हो जाएगा। कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड। अब कोल का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है, खाना बनाने के लिए होता है। होटल में आप लोग देखे होंगे कि अक्सर कोयले की भट्टी होती है, उसमें कोयला जला के वो अपना पकवान बनाता है। इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम। ये पहले, अब तो ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है, डीजल से चलती है, पहले क्या कोयले से चलती थी। तो वही लिखा है, इट वॉज यूज्ड इन रेलवे, इसका इस्तेमाल रेलवे में होता था। स्टीम यानी भाप पैदा करने के लिए, जब भाप इंजन चलते थे तो भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता था। नाउ अ डेज़, आज के दिन में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स। जो बिजली हमारे घर में आती है उसको बनाने के लिए थर्मल प्लांट्स जो होते हैं वहाँ कोयले का इस्तेमाल होता है। नाउ अ डेज़ इट इज़ यूज्ड इन थर्मल प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैनी इंडस्ट्रीज़ यूज़ कोल एज फ्यूल। बहुत सारे जो आजकल इंडस्ट्री हैं, उद्योग धंधे हैं, उनमें कोयले का इस्तेमाल होता है क्या, ईंधन के रूप में। अब ओरिजिन ऑफ कोल, ये देखिए, ये कोल की फ़ोटो है, इसका कलर स्टोन टाइप का टेक्सचर है इसका।
ओरिजिन ऑफ कोल यानी कोयले की उत्पत्ति कहाँ से होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल एज कोल कंटेन्स कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। अब जो कोयला बनने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कोयले में कार्बन होता है। अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो यानी कि लगभग 300 मिलियन साल पहले, ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस एज, 300 मिलियन साल पहले कौन सा समय चल रहा था, कार्बोनीफेरस एज। देयर वेयर डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया। जब कार्बोनीफेरस युग था 300 साल पहले, तो क्या था, जो आजकल नदी या समुद्र के पास निचली जगह होती है वहाँ पे क्या था, घना जंगल था। ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेस, अब क्या हुआ, कभी बाढ़ आई, कभी भूकंप आ गया, कभी क्या हुआ, सुनामी आ गई। ऐसे ड्यू टू वेरियस नेचुरल प्रोसेस, विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण क्या हुआ, द ट्रीज डाइड एंड वर बरीड अंडर द सॉइल। जो वहाँ डेंस फॉरेस्ट था उसके ट्री, पेड़ पौधे क्या हो गए, उखड़ गए, गिर गए, एक हिसाब से मर गए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर पूरा मिट्टी जम गई, वो मिट्टी के अंदर दब गए। दे वर कवर्ड विद मोर सॉइल एंड वर कंप्रेस्ड। अब धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी के ऊपर एक मिट्टी, दूसरी मिट्टी, ऐसे परत जमती गई। तो जब परत जमती गई तो ऊपर से दबाव पड़ने लगा, कंप्रेस्ड होते गए यानी दबते गए। दे गॉट बरीड डीपर एंड डीपर। अब वो क्या हुआ, धीरे धीरे एकदम अंदर 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 धंसते चले गए इनटू द सॉइल। एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ द सेल्यूलोजिक मटेरियल ऑफ ट्रीज oblique plants took place due to high temperature under pressure and they were slowly converted to coal। अब ये देखिए क्या है, एनएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन। अब जब वो ज़मीन के अंदर दब गए तो वहाँ हवा तो है नहीं, तो एनएरोबिक का मतलब अवायवी, यानी हवा की उपस्थिति में नहीं, हवा ना हो, ऐसी जगह क्रिया हो। तो एनएरोबिक थर्मल डिग्रेडेशन, उनका तापीय विघटन होने लगा। अब ऊपर से मिट्टी तो जमी ही हुई थी, तो मिट्टी से प्रेशर पड़ रहा था और नीचे टेम्परेचर भी ज़्यादा था, तो ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा प्रेशर, हवा की उपस्थिति नहीं, तो इन सारी जो कंडीशन थी ये सब फेवरेबल थी किस चीज़ के, कोल के फॉर्मेशन की। तो कार्बोनीफेरस युग में 300 साल पहले क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहा करते थे हर जगह, वो पेड़ ज़मीन के नीचे दब गए, ऊपर से मिट्टी पड़ती चली गई, प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, जिसकी वजह से वो पेड़ क्या हो गए, कोयले में बदल गए। और वही कोयला आजकल हम लोग खोद खोद के निकाल रहे हैं। कन्वर्टेड टू कोल, कोयले में बदल गए। आगे देखते हैं। सिंस कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट एंड ट्रीज, इट इज़ कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अब क्या हुआ, कोयला क्योंकि किससे बना था, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि प्लांट और ट्रीज से, पेड़ पौधों से ही, दबने से ही तो कोयला बना था, इसलिए इसको क्या फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। देयर आर 4 वेराइटीज़ ऑफ कोल डिपेंडिंग ऑन इट्स एज एंड कार्बन कंटेंट। अब जो कोयला पाया जाता है वो 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब किस आधार पर उसका डिवीज़न हुआ है, एज, यानी वो कितना पुराना है और उसमें कितना ज़्यादा कार्बन है। तो कोयले के प्रकार क्या क्या हैं, पहला कोयला है पीट, इसमें लगभग 60% कार्बन रहता है। दूसरा है लिग्नाइट, इसमें लगभग 70% कार्बन रहता है। तीसरा क्या है, बिटुमिनस, इसमें लगभग 82% कार्बन रहता है। और चौथा क्या है, एंथ्रेसाइट, इसमें 95% कार्बन रहता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस प्रकार के कोयले में रहता है, एंथ्रेसाइट वाले कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन रहता है हमारा। आगे देखते हैं। इन इंडिया कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड। अब भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, इन इंडिया कोल डिपॉजिट यानी कोयले की खदानें कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में, इन जगहों पर कोयला पाया जाता है। कोल इज़ प्रोसेस्ड फर्दर इन इंडस्ट्रीज़। अब कोल को क्या होता है, आगे उसकी प्रक्रिया की जाती है, प्रोसेस किया जाता है, साफ़ सुथरा किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू गेट सम यूज़फुल प्रोडक्ट्स, उससे कुछ हमारे ज़रूरत की चीज़ें निकालने के लिए, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस।
अब इसी कोयले से क्या कोक मिलता है, कोलतार मिलता है और कोल गैस मिलता है। तो कोल के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ेंगे कोक। कोक क्या होता है? इट इज़ अ हार्ड पोरस एंड ब्लैक फ्यूल। ये क्या है? कोक क्या है आखिर? एक हार्ड यानी कठोर, पोरस यानी छिद्रयुक्त। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें ऐसे 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 ढेर सारे छेद बने हुए हैं, ये ऐसे 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 छेद बने हुए हैं। तो ये छेद, इसी छेद के कारण इसको क्या बोलते हैं? पोरस बोलते हैं। और ब्लैक यानी कि ये काला है, फ्यूल यानी ईंधन है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल टू अ वेरी हाई टेम्परेचर अंडर एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन का मतलब हवा की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। इट इज़ प्रोड्यूस्ड, अब ये कोक बनता कैसे है? तो कोक बनता है बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जिसमें लगभग 82% कार्बन रहता है, उसको गर्म करने पे एक बहुत उच्च ताप पे यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करिए, लेकिन वहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए। हवा होगी तो क्या होगा? कोयला जल जाएगा। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक है ये लगभग कार्बन ही कार्बन इसमें रहता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, शुद्ध प्रकार है कार्बन का। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। अब इस कोक का इस्तेमाल कहाँ होता है? ईंधन के रूप में तो होता ही है, इसके अलावा स्टील के प्रोडक्शन में भी होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। अब इसका इस्तेमाल बहुत सारे और पदार्थों को निकालने में भी होता है। कोल तार, अब कोल तार क्या होता है? इट इज़ अ ब्लैक टैरी थिक लिक्विड ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल। अब कोल बनाते समय क्या होता है? काला। आप सब लोगों ने हो सकता है देखा हो, जब सड़क बनती है जो, तो उसमें ऊपर ब्लैक कलर की सड़क रहती है ना ऐसे, तो उसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसको कोल तार बोला जाता है। वो ऐसे ब्लैक कलर का रहता है, गाढ़ा एकदम लिक्विड रहता है। इट इज़ अ ब्लैक टैरी थिक यानी मोटा लिक्विड ऑब्टेन्ड। ये लिक्विड कहाँ से प्राप्त होता है? एज बाई प्रोडक्ट, यानी ये हमारा मुख्य पदार्थ नहीं है। एक हम मुख्य पदार्थ कोई बनाते हैं, उसके साथ जो हमारा दूसरा पदार्थ बनता है वही क्या होता है? बाई प्रोडक्ट होता है। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ कोल, कोल बनाते समय ये ऐसे वेस्ट मटेरियल के रूप में हमें मिलता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। अब ये कोल तार की क्या होती है? महक जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, एकदम अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ नॉट अ सिंगल कंपाउंड। अब ये भी क्या है? कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये भी एक मिक्सचर है, बट अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, यानी कि 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है ये कोल तार। इट इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है? ये एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? कपास। कपास यानी कि रुई, रुई से कपास, कपास से धागा बनता है और धागे से हमारे कपड़े बनते हैं। तो अब ये कोल तार भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में काम आता है। अब कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं इससे? सिंथेटिक डाई, जो रंग करने के लिए डाई होती है। ड्रग्स यानी कुछ दवाइयाँ वगैरह बनती होंगी। एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ। परफ्यूम, जो हम लोग परफ्यूम लगाते हैं। प्लास्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेंट बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल बनाने में, सोप साबुन बनाने में, एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने में, ये सब बनाने में कोल तार का इस्तेमाल होता है। इसीलिए शैम्पू लगाना कम कर दीजिए आप लोग। नेप्थलीन बॉल्स एंड मोथ रिपेलेंट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल तार। अब नेप्थलीन की बॉल होती हैं, गोलियां होती हैं वाइट कलर की, आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर बाथरूम वगैरह में डाल दिया जाता है ताकि स्मेल नहीं आए। और मोथ यानी कि चूहे, छछूंदर, ये सब भगाने के लिए जो गोलियां बनाई जाती हैं वो भी इसी से मिलती हैं। अर्लियर इट वॉज यूज्ड फॉर मेटेलिक रोड्स but nowadays bitumen, a petroleum product, is being used।
पहले क्या होता था, वही जो अभी बता रहे थे, सड़क बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्या होता है, बिटुमिन का इस्तेमाल होता है। और बिटुमिन क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अब कोल तार की जगह बिटुमिन का इस्तेमाल होने लगा है। तो कोल गैस के बारे में देख लेते हैं। कोल गैस क्या है, अब जैसे गैस के नाम से ही गैस ही होगी, ये सॉलिड लिक्विड तो होगी नहीं, गैस ही होगी। इट इज़ अ गैसियस प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ कोक, यानी कोक को बनाते समय हमें जो कोल तार मिलता है उसके साथ ही एक गैस भी मिलती है। ये इसको क्या बोलते हैं, कोल गैस। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें होता क्या है, मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कोल गैस में। ऑल थ्री गैसेज आर कंबस्टिबल। ये जो तीन गैसें मिली, जो पहली कौन सी थी, हाइड्रोजन, दूसरी कौन सी थी, मीथेन, और तीसरी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल थ्री गैसेज आर कंबस्टिबल, यानी कि तीनों ही गैसें ज्वलनशील हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट गैसियस फ्यूल। ये एक बहुत अच्छा हमारा गैसियस फ्यूल यानी कि गैसीय ईंधन है। इट इज़ अर्लियर इट वॉज यूज्ड एज एन इल्यूमिनेंट फॉर डोमेस्टिक एंड स्ट्रीट लाइटिंग। अर्लियर यानी कि पहले के समय में क्या होता था, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, घर में और रास्ते में उजाला करने के लिए। नाउअडेज, और आजकल समय क्या इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब ये गैस है तो गैस को ज़्यादा दूर तक ले जाना थोड़ा कठिन काम है ना, तो आजकल इसका इस्तेमाल होता है जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास इंडस्ट्रीज़ रहती हैं उनको दे देते हैं और वो फ्यूल के रूप में अपना इस्तेमाल कर लेती हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम लोग ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से देख लीजिए। ये देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कोल का दिया है पिक्चर। पहले ऐसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पेड़ लगा था। मान लीजिए आप कि ये पेड़ यहाँ लगा था ऐसे ऐसे, फिर कुछ देर बाद इसके अंदर ऐसे दब गया, फिर उसके बाद इस पर मिट्टी पड़ती गई, तो कुछ 100 साल बाद देखिए 300 मिलियन साल पहले क्या हो गया, यहाँ पे कोयला बन गया। यही है कोल प्रोसेस, ओरिजिन ऑफ कोल। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।